वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जो बायोलॉजी है इन एंशिएंट इंडिया उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, प्राचीन भारत में जीव विज्ञान का विकास आयुर्वेद, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, शल्य चिकित्सा और गुण विज्ञान के रूप में हुआ है। भारतीय ऋषि मुनियों ने प्रकृति का गहन अध्ययन किया और व्यवहारिक जैविक ज्ञान दिया। देखो, प्राचीन भारत में जीव विज्ञान का विकास आयुर्वेदिक, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, शल्य चिकित्सा और गुण विज्ञान के रूप में हुआ है। भारतीय ऋषि मुनियों ने प्रकृति का गहन अध्ययन किया और व्यवहारिक जैविक ज्ञान दिया है। देखो, सबसे पहले अगर बात करें चरक, चरक जो है वो आयुर्वेद की जनक है। कौन है आयुर्वेद की जनक है? ग्रंथ जो इनका जो ग्रंथ है वो चरक संहिता है। और योगदान जो है इनका मानव शरीर जो ह्यूमन एनाटॉमी का वर्णन, रोगों का कारण, लक्षण और उपचार, पाचन पाचन है, मेटाबॉलिज्म की अवधारणा, औषधि, फोटो का वैज्ञानिक वर्गीकरण, ठीक है, ये सब दिया उन्होंने। आयुर्वेद का अर्थ है आयु प्लस वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद के मुख्य सिद्धांत की अगर बात करें तो त्रिदोष सिद्धांत है, वात पित्त कफ, ठीक है। और त्रिदोष सिद्धांत जो है त्रिदोष थ्योरी, आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर तीन दोषों से निर्मित होता है, ठीक है। दोष जो है देखो, वात जो है गति श्वसन तंत्र का क्रिया, और पित्त जो है पाचन है, चयापचय है, और कफ है संरचना स्थिरता है। देखो, चरक संहिता की अगर बात करें, योगदान जो है मानव कोई शरीर, चरक संहिता जो है योगदान है भूमि का वजन, रोगों का कारण, लक्षण और उपचार, पाचन, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म की अवधारणा, औषधियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण। आयुर्वेद का अर्थ है आयुर्वेद आयु प्लस वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद के प्रमुख सिद्धांत जो है त्रिदोष सिद्धांत, वात पित्त कफ त्रिदोष सिद्धांत। आयुर्वेद के अनुसार मानव और शरीर तीन दोषों से निर्मित होता है। दोष की अगर बात करें, वात जो है गति श्वसन तंत्र का क्रिया, पित्त जो है पाचन है, चयापचय है, कफ है संरचना और स्थिरता है, ठीक है। फिर बात करें स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य बराबर होता है त्रिदोष का संतुलन होता है। स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? त्रिदोष ना वात पित्त में जो है वो तीन दोषों उनका संतुलन है, रोग त्रिदोषों का संतुलन है। रोग भी क्या त्रिदोषों का संतुलन है? यह अवधारणा आधुनिक फिजियोलॉजी और होम्योपैथी से मिलती जुलती है। यह अवधारणा क्या आधुनिक फिजियोलॉजी और होम्योपैथी से मिलती जुलती है। चरक भारतीय विज्ञान का आधार स्तंभ माना गया है। चरक को भारतीय चिकित्सा विज्ञान का क्या माना गया? आधार माना गया। देखो, सुश्रुत की अगर बात करें तो सुश्रुत जो है शल्य चिकित्सा की जनक है। किसकी शल्य चिकित्सा की जनक है? ग्रंथ की अगर बात करें सुश्रुत संहिता, ग्रंथ कौन सा इनका? सुश्रुत संहिता। योगदान जो इनको 3 से प्लस शल्य क्रियाओं का उन्होंने योगदान किस में है इनका? 3 से प्लस शल्य क्रियाओं का उन्होंने किया। 120 से अधिक शल्य उपकरणों का उल्लेख किया। इन्होंने क्या किया? 120 से अधिक शल्य उपकरणों का उल्लेख किया। प्लास्टिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी से नाक और एक कान की शल्य की किया। अस्थि, स्नायु, मांसपेशियां और रक्त का अध्ययन किया है। सुश्रुत को विश्व का प्रथम सर्जन भी कहा जाता है। देखो, सुश्रुत संहिता जो है 300 प्लस शल्य क्रियाओं का वर्णन किया है। 120 से अधिक शल्य क्रियाओं का उपकरण का उल्लेख किया। प्लास्टिक सर्जरी, नाक कान की शल्य क्रिया, अस्थि, स्नायु, मांसपेशियां और रक्त का अध्ययन। सुश्रुत को विश्व का प्रथम सर्जन भी कहा जाता है, ठीक है। फिर बाद में देखो, कश्यप की अगर बात करें, बाल रोग विशेषज्ञ कौन है? कश्यप बाल रोग विशेषज्ञ। ग्रंथ है इनका कश्यप संहिता है। ग्रंथ कौन सा? कश्यप संहिता। योगदान देते हैं बाल रोग, पेडियाट्रिक का विस्तृत वर्णन, गर्भाशय और नवजात शिशु की देखभाल, स्तनपान और पोषण पर बल। देखो, ग्रंथ देखो कश्यप संहिता की अगर बात करें, योगदान जो इनका बाल पेडियाट्रिक का विस्तृत वर्णन, गर्भाशय और नवजात शिशु की देखभाल, स्तनपान और पोषण पर बल। फिर देखो, अगर बात करते हैं अग्निवेश की अगर बात करें, अग्निवेश का जो ग्रंथ है अग्निवेश तंत्र है। अग्निवेश का जो ग्रंथ है कौन सा? अग्निवेश तंत्र के योगदान की अगर बात करें, रोग निदान की वैज्ञानिक पद्धति, रोग निदान की क्या है? वैज्ञानिक पद्धति। यह ग्रंथ बाद में चरक संहिता का आधार बना। यह ग्रंथ क्या बना? बाद में चरक संहिता का जो है आधार बना था। देखो, वास्य या भाव विषय की अगर बात क्या है? वास्य या भाव विषय की अगर बात करें, ग्रंथ जो इसका भाव प्रकाश है, ग्रंथ कौन सा? इसका भाव प्रकाश है। योगदान की अगर बात करें तो योगदान जो है इनका वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, औषधि, पौधी का वर्गीकरण है, वनस्पति आधार चिकित्सा है। वात्स्यायन और भावविषय का अगर बात करें तो गणित इनका भाव प्रकाश योगदान जो वनस्पति बोटनी और ये पौधों का वर्गीकरण में वनस्पति आधारित चिकित्सा है। फिर देखो, पराशर की अगर बात करें, पराशर जो है वनस्पति विज्ञान के जन्म, वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड है। कहां से? पराशर वनस्पति विज्ञान से। और इनका ग्रंथ है वृक्ष आयुर्वेद। ग्रंथ कौन सा? इनका वृक्ष आयुर्वेद है। योगदान की अगर बात करें, पौधों की वृद्धि, रोग और पोषण। योगदान क्या है इसके? पौधों की वृद्धि होगी, रोग और पोषण हो गया। बीज, मृदा और जल का महत्व। इन्होंने क्या बताया था? बीज, मृदा और जल का महत्व बताया था। आधुनिक प्लांट फिजियोलॉजी का प्रारंभिक, आधुनिक प्लांट फिजियोलॉजी का क्या है? प्रारंभिक रूप है ना। देखो, धन्वंतरी की अगर बात करें, धन्वंतरी जो है देव चिकित्सा है। पराशर की देख रहे, पराशर जो है वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड है। ग्रंथ है इनका वृक्ष आयुर्वेद है। योगदान जो इनका पौधों की वृद्धि, रोग और पोषण है। बीज, मृदा और जल का महत्व। आधुनिक प्लांट फिजियोलॉजी का प्रारंभिक रूप है। भारतीय प्राचीन भारतीय जीव विज्ञान की मुख्य विशेषता है। प्राचीन भारत जीव विज्ञान की मुख्य विशेषता क्या है? अनुभव आधारित एक्सपेरिमेंटल, एक ज्ञान, प्राकृतिक और
मानव संसाधन का संतुलन, वनस्पति और प्रणाली दोनों का समान अध्ययन किया था। प्राचीन भारतीय जीव विज्ञान की मुख्य विशेषता की अगर बात करें, अनुभव आधारित एक्सपेरिमेंटल ज्ञान है, प्रकृति और मानव स्वास्थ्य का संतुलन है, वनस्पति और प्राणी दोनों को उन्होंने समान अध्ययन किया था। तो देखो धन्वंतरि की अगर बात करें तो धन्वंतरि जो है देव चिकित्सा से रिलेटेड है। हमसे देव चिकित्सा से योगदान दिया, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का विकास क्या क्या था, उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का विकास किया था, और जो जड़ी बूटियों का ज्ञान होता है क्या है, और जो और जड़ी बूटियों का ज्ञान, रोग निवारण और दीर्घायु क्या है, रोग निवारण और दीर्घायु में भले धन्वंतरि को आयुर्वेद का देवता माना जाता है। क्या माना जाता है? धन्वंतरि को जो है आयुर्वेद का जो है देवता जो है माना जाता है। ये देखो आचार्य जगदीश चंद्र बोस की अगर बात करें, किसकी? आचार्य जो जगदीश चंद्र बोस है उनकी बात करें, लॉ ऑफ आचार्य जगदीश चंद्र बोस इन बायोलॉजी की अगर बात करें, आचार्य जगदीश बोस 1858 1935 एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने पादप शरीर क्रिया विज्ञान फलन फिजियोलॉजी के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि पौधों में भी पौधे भी जीवित होते हैं और उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। आचार्य जगदीश चंद्र बोस जो है 1858 1937 के एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने पादप शरीर एक क्रिया वैज्ञानिक प्लांट फिजियोलॉजी के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि पौधे भी जीवित होते हैं और उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। कि देखो पौधों में संवेदनशीलता का प्रमाण किया गया, उन्होंने क्या क्या देखे थे? फर्स्ट उन्होंने देखा पौधों में संवेदनशीलता बोस ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि पौधों भी संवेदना सेंसिटिविटी होती है, और, पौधे जो लाइट हीट केमिकल मैकेनिज्म के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। क्या बोलते हैं? बोस ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया है कि पौधों में भी सेंसिटिविटी होती है, पौधे उत्तेजना लाइट हीट केमिकल्स मैकेनिकल के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। इसे यह माना जाता था कि संवेदनशीलता केवल पशुओं में होती है। इससे पहले ये माना जाता है कि जो संवेदनशीलता है वो सिर्फ किस्मों होती है, पशुओं में होती है। यह कुछ प्लांट न्यूरोलॉजी की नींव बन जाती है। यह खोज जो है वो क्या मानी जाती है? प्लांट न्यूरोलॉजी की जो है न्यू मानी जाती है। देखो क्रेस्कोग्राफ की बात करें, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ क्रेस्कोग्राफ की अगर बात करें, बोस ने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया था। बोस ने किसका क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का क्या किया था? आविष्कार किया था। यह पौधों की अत्यंत सूक्ष्म वृद्धि, ये जो है पौधों की अत्यंत सूक्ष्म वृद्धि माइक्रोस्कोपिक ग्रोथ को मापा जा सकता है। इसमें पौधों की अत्यंत सूक्ष्म वृद्धि माइक्रोस्कोपिक ग्रोथ को मापा जा सकता है। 1/10,000 इंच तक की वृद्धि दर्ज करता है। क्या कहता है? 1/10,000 इंच तक की वृद्धि को दर्ज करता है। यह आधुनिक प्लांट ग्रोथ मेजरमेंट का आधार है। क्या यह आधुनिक प्लांट ग्रोथ मेजरमेंट का क्या आधार है? देखो बोध में पौधों में विद्युत संकेत इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्लांट्स, पौधों में क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्लांट्स। बॉस ने बताया कि पौधों में भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है उत्पन्न होता है। बॉस ने क्या बताया था? पौधों में भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स है वो क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। ये संकेतों ये संकेत पौधों के एक भाग से दूसरे भाग तक जाते हैं। जो संकेत है वो क्या होते हैं? पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक जाते हैं। यह प्रक्रिया पशुओं की नर्व इंपल्स जैसी होती है। क्या होती है? यह प्रक्रिया पशुओं की नर्व इंपल्स जैसे होती है। इससे पौधों को भी जीवित और सक्रिय और जीव सिद्ध किया जाता है। इससे पौधों को भी क्या है? जीवित और सक्रिय जो है सिद्ध किया जा सकता है। फिर देखो पौधों में थकान, विषाक्तता और मृत्यु, फटीग, पॉइजनिंग एंड डेथ इन प्लांट क्या है? पौधों के अंदर फटीगनेस होगी, पॉइजनस हो गया, और डेथ इन प्लांट की अगर बात करें, बॉस ने प्रयोग द्वारा दिखाया कि पौधों में थकान, फटीग होती है, विषैले पौधे पदार्थ विषैले पदार्थ पौधों को प्रभावित करते हैं। विषैले पदार्थ जो है वो क्या करते हैं? पौधों को प्रभावित करते हैं। अत्यधिक उत्तेजना से पौधे भी मर जाते हैं। यह सब गुण केवल जीवों में पाए जाते हैं। देखो उन्होंने क्या बेटा, हाँ पौधों में थकान और पॉइजन और डेथ इन प्लांट, पौधों बोस ने प्रयोग प्रदर्शित किया कि पौधों में थकान फटीग होती है, विषैले पदार्थ पौधों को प्रभावित करते हैं, अत्यधिक उत्तेजना से पौधे मर भी सकते हैं। यह सब गुण केवल जीवों में पाए जाते हैं। माइमोसा प्लांट पर प्रयोग किया क्या था? उन्होंने माइमोसा प्लांट में उसको प्रयोग किया था। बोस ने लाजवंती माइमोसा पुडी का पौधे पर प्रयोग की पाया। बोस जो है लाजवंती माइमोसा पुडी के पौधे पर प्रयोग किया और पाया कि स्पर्श करने पर पत्तियां बंद हो जाती है। क्या होता है? स्पर्श करने पर क्या होता है? जो पत्तियां है वो बंद हो जाती है। यह संवेदनशील प्रतिक्रिया का प्रमाण है। यह क्या है? संवेदनशील प्रतिक्रिया का जो है वो क्या है? प्रमाण है। ये देखो आधुनिक जीव विज्ञान में महत्व है। किसमें? आधुनिक जीव विज्ञान में महत्व की अगर बात करें, इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न बायोलॉजी की अगर बात करें, आधुनिक जीव विज्ञान में होता है इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न बायोलॉजी। आचार्य बोस को प्लांट फिजियोलॉजी का जनक काम माना जाता है। आचार्य बोस को जो है प्लांट फिजियोलॉजी का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। बायोफिजिक्स के अग्रदूत है। क्या है ये? बायोफिजिक्स के क्या है? अग्रदूत है। उनके कार्यों उन्होंने प्लांट हार्मोन्स, सिग्नल ट्रांसडक्शन, स्ट्रेस फिजियोलॉजी जो विषयों की नींव रखी है। देखो इन्होंने क्या माना है? आधुनिक जीव विज्ञान में होता है अगर बात करें तो आचार्य बोस को प्लांट फिजियोलॉजी का जनक माना गया है। बायोफिजिक्स से अवगत उनके कार्यों में प्लांट हार्मोन, सिग्नल ट्रांसडक्शन, स्ट्रेस फिजियोलॉजी जैसे विषयों को और विषयों की नींव रखी है। तो देखो डॉक्टर बीरबल साहनी की अगर बात करें, किसकी नोवाल था? डॉक्टर बीरबल साहनी। डॉक्टर बीरबल साहनी 1891 से लेके
1949 तक, तब 1891 से 1949 में भारत के महान वनस्पति विज्ञान बोटनिस्ट एवं जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। उन्होंने भारत में जीवाश्म और फॉसिल प्लांट के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी है। देखो डॉक्टर विक्रम साराभाई 1891 दोस्तों 1949 भारत के महान वनस्पति वैज्ञानिक बोटनिस्ट एवं पैलियोबोटनी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। उन्होंने भारत में जीवाश्म पौधे फॉसिल तरीके वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी थी। फिर देखो बात करें पैलियोबोटनी की, अगर बात करें पैलियोबोटनी के जनक जो है किसके पैलियोबोटनी, डॉक्टर सानी ने भारत में जीवाश्म पौधों के अध्ययन को एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विषय बनाया था। तो डॉक्टर सानी उन्होंने भारत में जीवाश्म पौधों के अध्ययन को एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विषय बनाया था। उन्होंने प्राचीन काल के पौधों की संरचना, विकास और विकास क्रम का अध्ययन किया था। उन्होंने प्राचीन काल के पौधों की संरचना, विकास और विकास क्रम का अध्ययन किया था। इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन पैलियोबोटनी कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबोटनी कहा जाता है। फिर देखो गोंडवाना फ्लोरा की अगर बात करें, गोंडवाना फ्लोरा दूसरा आ जाता है इनका गोंडवाना फ्लोरा पर अध्ययन। सानी ने गोंडवाना युग की वनस्पतियों पर विशद शोध किया था। शामी जो उन्होंने गोंडवाना युग की वनस्पति पर विशद अध्ययन किया था, उन्होंने सिद्ध किया था भारत कभी गोंडवाना महाद्वीप का भाग था। उन्होंने क्या बताया था, भारत जो है वो कभी किसका भाग था, गोंडवाना महाद्वीप का भाग था। भारत अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया आदि के समान जीवाश्म पौधे पाए जाते हैं। भारत में क्या है, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया आदि के समान क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पौधे पाए जाते हैं। ये सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समर्थन देता है। ये सिद्धांत को होता है जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उसको समर्थन देता है। देखो जीवाश्म बीज और शंकुओं का अध्ययन की अगर बात करें, क्या है जीवाश्म बीज और शंकुओं का अध्ययन। डॉक्टर साहनी ने फॉसिल सीड्स हो गया, फॉसिल स्पोन का गहन अध्ययन किया। फॉसिल स्पोन हो गई, सीड हो गया और वुड हो गया, इनका गहन अध्ययन किया था। जीवाश्म बीज और शंकुओं का गहन अध्ययन की अगर बात करें, फॉसिल सीड हो गया, कोन हो गया का गहन अध्ययन किया और उनके वर्गीकरण किया था। फिर देखो वनस्पति विकास क्रम, प्लांट इवोल्यूशन में योगदान दिया था। क्या था, प्लांट इवोल्यूशन में योगदान दिया था। सानी ने पौधों के विकास को समझने में जीवाश्म साक्ष्यों का उपयोग किया। बीजधारी पौधे सीड प्लांट्स के उद्भव का कार्य किया था। वनस्पति विकास क्रम, प्लांट इवोल्यूशन में योगदान दिया। सानी ने पौधों के विकास को समझने में जीवाश्म साक्ष्यों का उपयोग किया। बीजधारी पौधे सीड प्लांट के उद्भव का कार्य किया था। ये आधुनिक इवोल्यूशनरी बॉटनी का आधार है। ये क्या है, इवोल्यूशनरी बॉटनी का आधार है। फिर देखो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस की स्थापना BSIFP 1946 में लखनऊ में की थी। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोस्कोपिक्स BSIP की स्थापना 1946 में लखनऊ में की थी। यह संस्थान जीवाश्म विज्ञान, पेलियो और बॉटनी भूविज्ञान के अध्ययन का प्रमुख केंद्र है। जो 1946 में उन्होंने जो है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस की जो है स्थापना की थी। कहाँ पे की थी, 46 के अंदर लखनऊ में की थी। यह संस्थान जीवाश्म विज्ञान, पेलियो, बॉटनी, भूविज्ञान के अध्ययन का प्रमुख केंद्र है। क्या है ये, जीवाश्म विज्ञान, पेलियो, बॉटनी, भूविज्ञान के अध्ययन का प्रमुख केंद्र है। शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टि में अगर देखें, क्या है शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टि, डॉक्टर साहनी ने भारत में आधुनिक वनस्पति विज्ञान को बढ़ावा दिया, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्कृति विकसित की। डॉक्टर साहनी ने जो है आधुनिक वनस्पति विज्ञान को बढ़ावा दिया था और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्कृति की विकसित की थी। ठीक है, फिर देखो पंचानन माहेश्वरी की अगर बात करें, पंचानन माहेश्वरी, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी 1904 से 1946 भारत के महान वनस्पति वैज्ञानिक बोटनिस्ट थे। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी जो है 1904 से 1966 भारत के महान वनस्पति वैज्ञानिक थे, बोटनिस्ट थे। उन्होंने गुण एम्ब्रियोलॉजी तथा प्लांट टिश्यू कल्चर के क्षेत्र में योगदान दिया था। उन्होंने जो है एम्ब्रियोलॉजी और प्लांट टिश्यू कल्चर के इतिहास में क्या दिया था, योगदान दिया था। फिर देखिए फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी जो है, फर्स्ट इनका क्या है, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, डॉक्टर माहेश्वरी को भारतीय भूमि विज्ञान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर माहेश्वरी है उनको भारतीय भूमि विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने पौधों में पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया और एम्ब्रियो डेवलपमेंट का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। डॉक्टर माहेश्वरी को भारतीय एम्ब्रियोलॉजी का जनक कहा जाता है, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी का जनक कहा जाता है। उन्होंने पौधों में पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोलॉजी और एम्ब्रियो डेवलप पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो डेवलपमेंट का अध्ययन किया था। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में योगदान, किसने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में क्या है योगदान, उन्होंने एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो एंडोस्पर्म का विस्तृत अध्ययन किया था। उन्होंने क्या था, उन्होंने 20 जारी पौधे एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सेक हो गया, एम्ब्रियो हो गया और एंडोस्पर्म का विस्तृत अध्ययन किया था। यह आधुनिक डेवलपमेंट बॉटनी का आधार है। यह आधुनिक डेवलपमेंट बॉटनी का आधार है। किसी को प्लांट टिश्यू कल्चर के अग्रदूत है, क्या प्लांट टिश्यू कल्चर के अग्रदूत भारत, पायनियर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन इंडिया, डॉक्टर माहेश्वरी
देखिए भारत में प्लांट टिश्यू कल्चर की शुरुआत इन विट्रो कल्चर को बढ़ावा दिया था। कहाँ? जो डॉक्टर माहेश्वरी जो है जिन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर की शुरुआत की, इन विट्रो कल्चर को बढ़ावा दिया था। कहते थे इन विट्रो कल्चर को बढ़ावा था, उन्होंने सिद्ध किया प्लांट सेल कोटिपेट उन्होंने क्या बोला था, जो प्लांट सेल है वो क्या होती है, कोटिपेट होती है। एक अकेली कोशिका से वो कई कोशिका से पूरा पौधा बन सकता है। क्या बोला, एक अकेली कोशिका से क्या हो सकता है, पूरा पौधा जो बन सकता है। ये आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी की नींव है। क्या है ये आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी की क्या है, नींव है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रारंभिक कार्य क्या था, उन्होंने क्या कहता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रारंभिक कार्य क्या था, डॉक्टर माहेश्वरी ने पौधों में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का कार्य किया था। देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का कार्य प्रारंभ किया था डॉक्टर माहेश्वरी ने पौधों में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का कार्य करते, इससे हाइब्रिडाइजेशन एम्ब्रियो रेस्क्यू जैसी तकनीक का विकास हुआ था। इससे क्या हुआ था, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो रेस्क्यू जैसी तकनीकों का विकास हुआ था। शिक्षा और अनुसंधान में योगदान, इसमें शिक्षा और अनुसंधान में अगर बात करें, उन्होंने भारत में बोटेनिकल रिसर्च को इंटरनेशनल स्तर तक पहुंचाया था। उन्होंने जो है भारत में बोटेनिकल रिसर्च को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया था। कई उत्कृष्ट वैज्ञानिक तैयार किए थे, और क्या किए थे, कई उत्कृष्ट वैज्ञानिक तैयार किए थे। तो देखो प्रोफेसर के रामचंद्र मेहता, कौन सा प्रोफेसर के रामचंद्र मेहता, भारत के रामचंद्र प्रोफेसर के रामचंद्र मेहता ने भारत के प्रमुख जीव विज्ञानी एवं शिक्षाविद थे। जो रामचंद्र जो थे भारत के प्रमुख जीव विज्ञानी और शिक्षाविद थे। उनका मुख्य योगदान भारतीय जीव विज्ञान शिक्षा, बायोलॉजी एजुकेशन तथा आधुनिक जीव विज्ञान के प्रचार प्रसार में माना जाता है। उनका जो मुख्य योगदान जो है जीव विज्ञान, बायोलॉजी एजुकेशन तथा आधुनिक जीव विज्ञान के प्रचार प्रसार से में माना जाता है। देखो जीव विज्ञान शिक्षा के विकास में योगदान है, जीव विज्ञान शिक्षा के विकास में योगदान, डॉक्टर प्रोफेसर मेहता ने भारत में बायोलॉजी को एक आधुनिक वैज्ञानिक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने में भूमिका निभाई। बायोलॉजी को एक आधुनिक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने की भूमिका निभाई थी। विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर जीव विज्ञान पाठ्यक्रम को सुदृढ़ किया था। क्या विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर जीव विज्ञान पाठ्यक्रम को क्या कहता था, उन्होंने जीव विज्ञान को केवल तथ्यात्मक न रखकर कॉन्सेप्चुअल बेस और एक्सपेरिमेंटल बनाने को बोला। उन्होंने जीव विज्ञान को केवल तथ्यात्मक न रखकर कॉन्सेप्ट बेस और एक्सपेरिमेंटल बनाने पर जोर दिया था। आधुनिक जीव विज्ञान के प्रचारक प्रोफेसर मेहता ने, दूसरा क्या था, आधुनिक जीव के प्रचारक प्रोफेसर मेहता ने जो है आधुनिक जीव प्रचारक मॉडर्न बायोलॉजी जैसे कोशिका विज्ञान हो गई, आनुवांशिकी हो गई। क्या है, आधुनिक जीव विज्ञान के प्रचारक प्रोफेसर मेहता ने आधुनिक जीव विज्ञान मॉडर्न बायोलॉजी जैसे कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी हो गई, आनुवंशिक हो गई, विकासवाद हो गया, तो भारतीय शिक्षा प्रणाली से जोड़ा था। विकासवाद को भारतीय शिक्षा प्रणाली से जोड़ा, इससे भारतीय छात्रों को इंटरनेशनल लेवल बायोलॉजी की समझ मिली। विकासवाद को भारतीय शिक्षा प्रणाली से जोड़ा, इससे भारतीय छात्रों को इंटरनेशनल लेवल बायोलॉजी की समझ मिली। जब अनुसंधान एवं अकादमिक योगदान की अगर बात करें, थर्ड पूछा जाता है अनुसंधान और अकादमिक योगदान की अगर बात करें, उन्होंने जीव विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्यों को बढ़ाया था। उन्होंने जीव विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कराया था। रिसर्च ओरिएंटल रिसर्च पर बन गया था, रिसर्च ओरिएंटल टीचिंग पर बन गया था। उनके मार्गदर्शन में अनेक उत्कृष्ट जीव विज्ञानी भी बने। उनके मार्गदर्शन में क्या होते हैं, अनेक उत्कृष्ट, उन्हें अनेक छात्र उत्कृष्ट वैज्ञानिक बने थे, अनेक छात्र उत्कृष्ट जीव वैज्ञानिक भी बने थे। फिर देखो अब देखो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अगर बात करें, क्या है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर मकाम्बू स्वामी, क्या है इनका फुल नाम, डॉक्टर मकाम्बू एस संबशिव स्वामीनाथन 1925 से लेकर 1923 तक भारत के महान कृषि वैज्ञानिक थे। ये क्या थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। भारत के क्या थे, महान कृषि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। उन्होंने भारत के में हरित क्रांति रिवोल्यूशन का जनक कहा जाता है। उनको उन्हें भारत में हरित क्रांति रिवोल्यूशन का जनक कहा जाता है। परिचय की अगर बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी ना, वो 7 अगस्त को, जन्म जो हुआ था उनका 7 अगस्त 25 को केरल के अंदर हुआ था। निधन उनका हुआ था 28 सितंबर 23 के अंदर हुआ था। तो होता निधन हुआ था 28 सितंबर 23 के अंदर हुआ था। कृषि वैज्ञानिक थे, एग्रीकल्चर ये साइंटिस्ट है। फिर देखो सबसे पहले हरित क्रांति के जनक ये कौन है, हरित क्रांति देकर डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत में उच्च उपज देने वाली किस्म HY हाई यील्डिंग वैरायटी विकसित की थी। तो उन्होंने डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत में उच्च उपज देने वाली किस्म HY हाई यील्डिंग वैरायटी विकसित कराई थी। गेहूं और चावल की नई किस्मों का बढ़ावा दिया। जो गेहूं और चावल है उनकी नई किस्मों का बढ़ावा है। इसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप क्या है, खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। भारत जो है खाद्यान्न के क्षेत्र में क्या बना था, आत्मनिर्भर बना। इसलिए उन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय हरित क्रांति का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है।
ये देखो प्लांट ब्रीडिंग में योगदान किया जाता है, प्लांट ब्रीडिंग में योगदान प्रारंभिक किस्मों को उन्नत किस्मों सिक्का हाइब्रिड जो प्रारंभिक किस्में है उनको उनके किस्मों के साथ में हाइब्रिडाइजेशन करवाया है। रोग प्रतिरोधी और अधिक उपज देने वाली फसलें जैसे कि क्या है रोग प्रतिरोधी हो गई और अधिक उपज देने वाली फसलें जो है विकसित होती है कार्य आधुनिक जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी को आधारित है। यह कार्य जो है आधुनिक जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी को आधारित है। देखो खाद्य सुरक्षा के मतलब फूड सिक्योरिटी अवधारणा और होता है खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी। डॉक्टर स्वामीनाथन ने केवल उत्पादन ही नहीं बल्कि भोजन की उपलब्धता और पोषण पर भी बल दिया था। और डॉक्टर स्वामीनाथन ने केवल उत्पादन ही नहीं बल्कि भोजन की उपलब्धता और पोषण पर भी बल दिया था। उन्होंने फूड सिक्योरिटी विदाउट न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इज मीनिंगलेस। फूड सिक्योरिटी विदाउट न्यूट्रिशन विदाउट न्यूट्रिशन सिक्योरिटी क्या मीनिंगलेस। यह आधुनिक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की अवधारणा है। यह क्या थी आधुनिक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की क्या थी अवधारणा थी। देखो सतत कृषि की अगर बात करें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उन्होंने रासायनिक खेती की दुष्प्रभावों को समझते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर पर जोर दिया परामर्श दर्शन के साथ कृषि के विकास का संबंध किया था। देखो सतत कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उन्होंने रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों को समझते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर पर जोर दिया था पर्यावरण संरक्षण के साथ कृषि के विकास का समर्थन किया था। क्या था पर्यावरण संरक्षण के साथ कृषि विकास का समर्थन किया था। फिर देखो अब बात करें संस्थागत योगदान की अगर बात करें क्या था एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन एमएसएसआरएफ की स्थापना कृषि जैव विविधता और ग्रामीण विकास पर जोर दिया था। क्या एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन एमएसएसआरएफ की स्थापना कृषि जैव विविधता और ग्रामीण विकास पर जोर दिया था। किसानों की आय और जीवन स्तर सुधारने पर कहने कहता क्या किसानों की आय और जीवन स्तर सुधारने पर उन्होंने कार्य किया था। देखो आप बात करें वीट की किस्म में सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर स्वामीनाथन नॉर्मल बोलो की ड्वार्फ गेहूं लाइन को भारत में सफलतापूर्वक लागू किया था। देखो गेहूं जो है वीट की किस्म में सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर स्वामीनाथन ने नॉर्मल बोलो की ड्वार्फ गेहूं लाइन को भारत में सफलतापूर्वक लागू हुआ था। प्रमुख गेहूं किस्म की अगर बात करें तो कल्याण सोना है सोनालिका है और साबरमती सोनारा है। प्रमुख किस्में है कल्याण सोना हो गई सोनालिका हो गई और साबरमती सोनारा है। विशेषता की अगर बात करें बोली ड्वार्फ किस्म अधिक उपज वाली हाई यील्डिंग उर्वरकों के प्रति रेस्पॉन्सिव कहती है उर्वरकों के प्रति रेस्पॉन्सिव लॉजिंग की समस्या कम प्रभावित गिरने यानी रोटी की समस्या कम। ग्रीन रिवोल्यूशन इन व्हीट कल्याण सोना एंड सोने का ग्रीन रिवोल्यूशन इन व्हीट की अगर बात करें तो कल्याण सोना एंड सोने चावल राइस की किस्म की अगर बात करें तो चावल राइस स्वामीनाथन के प्रयासों से भारत में HY भी राइस वैरायटी बनाई गई थी। हाई ईटिंग वैरायटीज राइस बनाई गई थी। प्रमुख चावल किस्में देखो RD8 मिराकल राइस जया हो गई रत्ना हो गई। RD8 मिराकल राइस जया रत्ना। विशेषता है कि अगर बात करें कम अवधि में पकने वाली ये क्या थी विशेषता है कम अवधि में पकने वाली थी अधिक उत्पादन था इनका और खाद व सिंचाई पर अच्छी प्रतिक्रिया थी। कहती कम अवधि में पकने वाली थी अधिक उत्पादन था और खाद व सिंचाई पर अच्छी प्रतिक्रिया थी। देखो XY भी राइस के RD8 जया रत्ना HY राइस के RD8 है जया और इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। देखो देख रहे हैं